हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट. मैं आपका मेंटर शुभांकर सर आज ले आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन. और सेशन ये रहेगा कि हम यहाँ पे करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन सेशन ऑफ आवर एग्जाम AP SSB CGL. राइट. सो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ऐसे डेली सेशंस लेकर आऊँगा जहाँ पे हम ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये PYQ सीरीज से. PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लेते हैं हम. PYQ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें अंदाज लगे कि हमारे एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और क्या नीड है हमारे एग्जाम के लिए. अब बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक्चुअली सिलेबस देखने जाते हैं. सिलेबस में आपको एक टॉपिक का नाम मेंशन किया होता है, आप उस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखना चालू करते हैं. बट होता ही ये है कि हम ऐसे चीजें भी पढ़ लेते हैं जो हमें जरूरत है ही नहीं. ओके, हमारा एग्जाम का लेवल यहाँ है बट हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं. तो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत पढ़ लिया. बट वो हमें हमारा नीड नहीं था. अब वही टाइम अगर मैं कोई और टॉपिक में यूटिलाइज करता तो मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है ना. तो इसी चीज को पता करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है वो होता है कि सर PYQ एनालिसिस. अब PYQ आप जितना सॉल्व करिए उतना आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मुझे इस हद तक पढ़ना है या इस हद तक नहीं पढ़ना. ठीक है. लेकिन अगर आप PYQ नहीं करते, आप सीधा टॉपिक जब सॉल्व पढ़ने जाते हो तो आपको दिक्कत ये आता है कि आपको पता होता नहीं है एक्चुअली कि आपको पढ़ना कहाँ तक है. ओके. और मेनली अगर आप बुक्स फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम स्पेसिफिक किताब आपको बहुत रेयरली दिखेंगे, है ना. तो उस पर होता ये है कि स्टूडेंट जब पढ़ना चालू करते हैं तो वो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करता है कि मैं एक भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी आ गया तो मैं कर पाऊँ. ये बहुत अच्छा एक मोटिव है. बट स्ट्रेटजी ये होता है कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है. ठीक है. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रहेगा वो होगा PYQ. PYQ हमारे लिए गोल्ड की तरह है. वो हमें एक अंदाजा देगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है. ठीक है. तो इसलिए आज ले आया हूं मैं आपके लिए CGL का एक PYQ सेशन. और CGL ही क्यों, बिकॉज आपकी CGL एग्जाम्स काफी करीब है, मतलब थे, अब पोस्टपोन हो चुके हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा होगा. बट हम लोग एटलीस्ट PYQ पढ़ के थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे सर टॉपिक वाइज जो सेशन हम पढ़ेंगे उस पर हमें किस हद तक पढ़ना है. ठीक है. बट स्टार्ट करने से पहले ये मेरा पहला वीडियो रहेगा जो आपके अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए होगा. सेकंड वीडियो आई मीन, एक मैंने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर लिया था. ठीक है. इसके बाद ये होगा सेकंड वीडियो जहां पे हम कर रहे हैं PYQ सेशंस. सो अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे डेली हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको देना चालू कर रहे हैं. साथ में आप प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप. ओके. फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सारे फीचर जो दिख रहे हैं, ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप यूज कर सकते हैं. क्या क्या फीचर्स एक बार बता देता हूं आपको. सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल. अब जैसे ये क्लास का जो कंटेंट है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा. ठीक है. हमारे अपने हैंड रिटन नोट्स, हमारे अपने क्लास के नोट्स एंड ऑल भी हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे. आप जाके वहाँ डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो. साथ में करंट अफेयर्स अपडेट मिलेंगे. करंट अफेयर्स भी अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का बात कर रहा हूँ मैं कि एग्जाम रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स हमें चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है. साथ में जॉब अलर्ट्स आपको दिखेंगे. ठीक है. एनी काइंड ऑफ जॉब अलर्ट्स यू सी वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. डेली कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ, ये दो बहुत क्रूशियल चीजें हैं हमारे लिए. मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, अब आपको टेस्ट करना है कि आप कितने अच्छे हो उस टॉपिक में, तो आप जाके सब्जेक्ट वाइज क्विज लगा सकते हो. ठीक है. और ये क्विज लगाने का फायदा ये है कि आपको अच्छे से अपना रैंक पता लगता है और साथ में दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ आपके एनालिसिस होते हैं. तो एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे आपके, उस एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि आप कौन से लेवल पे हो. ठीक है. और ये सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. साथ में मैगजीन्स, पावर कैप्सूल आपके कॉम्पाइल्ड PDF होते हैं, ये करंट अफेयर्स के 2-3 महीने के कॉम्पाइल्ड PDF मिलेंगे आपको. साथ में नोट्स एंड आर्टिकल्स और साथ में आपको वीडियोस भी मिलेंगे. वीडियोस सिर्फ यूट्यूब वीडियोस नहीं, कुछ पेड बैचेस के वीडियोस भी है हमारे वहाँ पे अपलोड किए हुए, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं फॉर आवर AP SSB CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है. तो बहुत लोगों ने शायद ये पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी देख चुका होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद भी सॉल्व किया होगा. बट आज का सेशन में लाया हूं ताकि आपको दिखाऊं कि मे बी आपने जो मेथड से सॉल्व किया उससे भी बेहतर कुछ और मेथड हमारे पास हो सकते हैं. ठीक है. अब जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको टॉपिक का नाम ही बताऊंगा ताकि कोई नए नए एस्पिरेंट जो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं आप टॉपिक का नाम नोट कर लीजिएगा, ताकि खुद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उस टॉपिक हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है. ये पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है ये कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है. ठीक है. कोडिंग डिकोडिंग
और इसका सब टॉपिक का जो नाम है वो होगा आपका सब्सटीट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मतलब होता ये है कि आपके जो यहाँ पे नंबर्स है, हर नंबर आपके एक एक वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यू आर सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड्स बाय द नंबर्स, इसलिए इसको सब्सटीट्यूटेड कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। सो पहला क्वेश्चन है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेता हूँ। पहले आपको एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं करना, आपको समझा रहा हूँ बोल के मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सर 467 जो है 467, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा लीव्स आर ग्रीन, लीव्स आर ग्रीन। ओके सर, फिर सर 485 जो है उसका मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है ग्रीन इज गोल्ड। ठीक है सर, और फिर 69 दिया हुआ है, 69 का मतलब क्या होता है, 69 का मतलब होता है दे आर प्ले। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें पूछा गया है कि विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स। ओके, लीव्स का डिजिट क्या है सर, लीव्स। ठीक है, हम बोलेंगे सर देखिए, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अगर आपको दिख गया, तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन बिल्कुल मत पढ़िए, आप डायरेक्ट जाके देखिए कि आपको निकालना क्या, मुझे निकालना है क्या, मुझे चाहिए डिजिट फॉर लीव। तो लीव हम देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे कौन से सेंटेंस पे लीव दिख रहा है आपको, मैं बोला सर लीव यहाँ पे। अच्छा, और कहीं में लीव दिख रहा है क्या मुझे, मैं बोला सर और कहीं मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि सर लीव का मैं डायरेक्ट कोड नहीं निकाल सकता। ठीक है, मुझे इनडायरेक्टली निकालना होगा। अब इनडायरेक्टली निकालने का मतलब ये है कि सर अब आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो आप इसका इसका कोड निकाल लीजिए। ये दो कोड अगर मुझे मिल गए तो जो कोड रह गया वो मेरा लीव का कोड हो जाएगा, है ना। हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो आइए करते हैं। हम बोलेंगे सर आर देखते हैं, सर आर यहाँ पे है और आर मेरे यहाँ पे भी है। ठीक है, ओके सर। अब ये दो जगह में अगर दो वर्ड कॉमन है तो पक्का पक्का सर ये दो जगह पे दो कोड भी कॉमन होंगे। कौन से कोड कॉमन दिख रहे हैं सर, ये दो जगह पे मुझे दिख रहे हैं 6 कॉमन। तो इसका मतलब ये है कि सर आर जो है, आर का जो कोड होगा सर वो 6 होगा, तो मैं इसको काट लेता हूँ बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आर का कोड बनेगा मेरा 6 क्योंकि दोनों जगह पे 6 प्रेजेंट है फॉर द सेम वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हम बोलेंगे सर अगला जो वर्ड हमारा रहेगा वो होगा ग्रीन। सर ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे भी है। अब ये दो जगह पे कौन से नंबर कॉमन है देखते हैं। हम बोले सर ये दो जगह पे हमें कॉमन नंबर दिख रहे हैं 4 और 4, बन गया। यस, बचा क्या 7। इसका मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि सर अभी जो हम बोलेंगे सर लीव का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बस। ठीक है, क्योंकि 4 6 हमारे कोड हो गए आर और ग्रीन का, तो रह गया है 7, वो 7 किसका होगा, लीव्स का होगा, तो लीव्स का कोड हो जाएगा 7, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर भी आपके एग्जाम के पेपर में जो है वही मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने कुछ छेड़छाड़ी नहीं किया। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया अमंग नितिन अमित रेखा सुदेश एंड सुजाता इफ नितिन केम। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं सर, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग होता है एक टॉपिक का नाम। ठीक है, उसके अंदर पे इसका जो टॉपिक है ये होता है फिजिकल रैंकिंग। नोट कर लीजिएगा, फिजिकल रैंकिंग है इस टॉपिक का नाम। ठीक है, तो वहां पे जनरली आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, जैसे यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कौन पहले आया कौन लास्ट आया, तो वी आर कंपेयरिंग द पोजीशंस। वैसे यहाँ पे कभी हम वेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, कभी हाइट, कभी मार्क्स एंड सो ऑन, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल रैंकिंग। तो आइए इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है अमंग नितिन अमित रेखा सुदेश एंड सुजाता इफ नितिन केम आफ्टर अमित। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, जो लोग किसी के पीछे उसको हम नीचे लिखेंगे और जो लोग किसी के ऊपर है हम उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर नितिन केम आफ्टर अमित, तो मतलब ये है कि सर अमित के बाद कौन आया, सर अमित के बाद आया मेरा नितिन। तो मैं नितिन को यहाँ नोट कर देता हूँ, सर अमित के बाद कौन आया है सर नितिन। इफ नितिन केम आफ्टर अमित, बट बोल रहा है मतलब नितिन का ही बात चल रहा है, बट नॉट आफ्टर सुजाता, बट वो सुजाता के पीछे नहीं है, तो मतलब वो सुजाता के पहले होगा तो सुजाता आएगी इसके नीचे। ठीक है, हम लोग ओके सर, क्लियर है ना। देखिए नितिन केम आफ्टर अमित, अमित के बाद आए नितिन, लेकिन वो सुजाता के बाद नहीं हो सकता, तो मतलब सुजाता के पहले होगा, इसे नितिन इसके ऊपर है। आगे देखते हैं, आफ्टर सुजाता, ओके। एंड रेखा केम आफ्टर सुजाता, रेखा सुजाता के बाद आ रही है, तो बोलूंगा सर रेखा यहाँ पे आएगी, इसका मतलब सुजाता के नीचे रेखा होगी। यस सर, रेखा केम आफ्टर सुजाता बट नॉट आफ्टर सुदेश, सुदेश के बाद नहीं है, तो मतलब सुदेश से पहले होगी वो, तो बोलूंगा सर सुदेश इसके नीचे आ जाए। अब ध्यान ये देना है कि देखिए रेखा का बात चल रहा है ना, तो ये बट भी रेखा के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे नितिन का था तो ये बट नितिन के लिए चल रहा है, हो गया। तो हमारा ये पर्टिकुलर फिजिकल रैंकिंग डायग्राम इज रेडी, इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। देन हु केम लास्ट फॉर द परफॉर्मेंस, सबसे लास्ट कौन आ रहा है, हम बोलेंगे सर सुदेश आ रहा है, सुदेश दिख रहा है। यस सर, सुदेश वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे करके बनाना है। अगर कोई चाहता हो
तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे अमित लिखिए, है ना, फिर अमित नितिन से पहले आया तो नितिन को इसके पीछे लिख दो ऐसे, ओके, दिस वे, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ क्यू इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एम। ओके सर, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या फिर सिंपल भाषा में कुछ किताबों में आपको दिखेंगे डायरेक्शन टेस्ट। ओके, तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक। इसके लिए आपको जरूरत होता है 4 मेन डायरेक्शंस की। कौन से सर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए कि सर ये हमारा डायरेक्शन डायग्राम है, ऊपर पे हमारा नॉर्थ होगा, नीचे पे रहेगा साउथ, इस साइड होगा ईस्ट, और ये साइड हमारा रहेगा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये सारे डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, कार्डिनल। ओके, थोड़ा बता देता हूँ मैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। और बीच के जो डायरेक्शंस होते हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट हो गए, कोई भी ये बीच में आ गया तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोल दूंगा, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो मैंने बोला है सर क्यू इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एम। अच्छा सर, एम के ईस्ट पे मुझे क्यू दिखना चाहिए। ठीक है, तो मान लो सर एम यहाँ पे है, तो एम के ईस्ट बोलूंगा तो ईस्ट तो इस साइड होगा, है ना, तो मतलब इस साइड में हमारा क्यू रहेगा ये। ओके, क्यू इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एम। ठीक है, ईस्ट ऑफ एम बोला है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसे। ओके, एंड एम इज, और एम क्या है सर? एम इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ आर। अच्छा, एम खुद क्या है सर? आर के साउथ में, तो आर का साउथ होने के लिए सर आर के नीचे रखना होगा मुझे एम को, है ना, तो मैं बोलूंगा सर आर को ऊपर रख दो आप, तो ये एम आ गया इसके नीचे। ओके, एम इज टू द साउथ ऑफ आर, आर के नीचे आ गया हमारा एम। ठीक है, ओके, देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज क्यू फ्रॉम आर। क्यू फ्रॉम आर बोल रहा हूं तो मतलब आर से क्यू को हमें देखना है। ठीक है, तो आर से अगर मैं क्यू को देखूं, है ना, तो मुझे ये दिखेगा सर, आर से क्यू मुझे यहां दिख रहा है। अब इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? हमारे सर ये डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लाइन बना के देख लो सर, ये डायरेक्शन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो होगा हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे मुझे दिख रहा है ये पर्टिकुलर आंसर, साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके सर, ये एक्चुअली दिस मैथ्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट चलिए हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स का पेपर का सोल्यूशन भी मैं ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, उसे भी देख लीजिए। ओके, आइए देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स आर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अच्छा ठीक है, तो इतने सारे मेंबर्स को इनके पीछे मार्च करना है इन अ परेड। ठीक है, ओके, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर इन कॉलम। अच्छा, इन दोनों को मैं कॉम्बाइन करना चाहता हूँ, और कॉम्बाइन करके मैं ये बनाना चाहता हूँ कि सर सेम नंबर्स होने चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए सारे सेम नंबर्स होंगे। मान लो यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 10 10 ऐसे करके साथ में सब चलेंगे। ठीक है सर, ओके। इसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बोला है, तो आई होप आपको ये पता होगा, स्कूल डेज में हमने पढ़ा था। ठीक है, जब मैक्सिमम निकालना हो तो हम HCF निकालते हैं, और जब मिनिमम करना हो तो हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हमें इसका HCF निकालना है। अब HCF निकालना काफी आसान है, 2 मेथड है आपके। ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक ही LCM है, तो वी आर गोइंग टू यूज LCM मेथड, दैट विल बी इजियर फॉर अस। ठीक है, हम बोलेंगे सर ये हम बना देते हैं रो, 616 को डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 32। अब आपको शायद पता होगा हमें इसको डिवाइड करना है, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके सर, तो सबसे छोटा नंबर से चालू करते इजी रहेगा सर, 2 से करता हूँ। ठीक है, 2 सर, 2 इंटू 3 = 6 हो जाएगा, 0 करूंगा तो 1 आएगा, 6 होगा 8, 2 इंटू 308 इज 616। नेक्स्ट सर, 2 इंटू 16 इज 32। नेक्स्ट फिर से 2 से कर लेता हूँ, 2, ओके, 2 15 = 30 हो जाएगा, 2 4 = 8 हो जाएगा। यस, हम बोलेंगे हाँ सर। सर 2 8 = 16 हो गया। यस सर, और कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, करते रहो जब तक हो रहा है। ठीक है, 2 से करता हूँ सर, 2 77 = 154 हो गया, एंड 2 4 = 8 हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ हो पाएगा? और तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, करते मत रहिए। ठीक है, वो करोगे तो LCM निकल जाएगा। हम बोले सर वही तक रखना है जहां तक दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहे हैं, जैसे ये दोनों इसको डिवाइड किया, इसने भी सबको, तो मतलब ये 3 हो गए हमारे नंबर, और ये हमारा LCF होगा। ओके, HCF, तो हम बोले सर HCF जो रहेगा हमारा वो क्या होगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज योर 8। सो माई आंसर वुड बी 8 आउट हियर। बोलेंगे सर 8 रहेगा, क्लियर, 8 रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, ये देखिए सर, फिर से फिजिकल रैंकिंग आ गया। अब यहाँ पे हम रिचनेस के ऊपर में इनको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, वी आर कंपेयरिंग देम विद रेस्पेक्ट टू द वेल्थ, किसके पास कितना वेल्थ है। ठीक है, करते हैं सर।
ए इज रिचर देन बी, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले की तरह भी चाहो तो बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे एरो यूज करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज ग्रेटर देन और लेस देन एरो, इट विल बी इजी फॉर मी। सर मैंने बोला ए इज रिचर देन बी, तो मैंने बोला सर ए बी से रिच है ना, तो इसलिए इस साइड एरो रहेगा, ठीक है। बचपन में कैसे मानते थे, कैसे मानता था कि सर ए बी से बड़ा है तो ए ने बी को गोली मार दिया, ठीक है। ओके, जस्ट वे टू रिमेंबर, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना कभी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। सी इज रिचर देन ए बोल रहे हैं सर, सी फिर ए से रिच है, तो बोलूंगा सर सी इस साइड आ जाएगी, ये हो गई सी, ठीक है। सी इज रिचर देन ए, ठीक है। डी इज रिचर देन सी एंड ई इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, डी इज रिचर देन सी, मतलब डी सी के ऊपर आएगा, एंड ई इज द रिचेस्ट ऑफ देम ऑल बोला है, तो सबसे रिच होगा हमारा ई, ई रहेगा सबसे रिच। बन गया डायग्राम, ठीक है। अब पूछा क्या है, इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचनेस। अच्छा, यही रेस्पेक्ट पे अगर मैं बैठा हूं तो हमने ऑलरेडी बैठा दिया है। हु विल बी द मिडल, ओके, हु विल बी इन द मिडल, तो बीच में कौन है, सी हो जाएगा, ओके, सी विल बी इन द मिडल। मिडिल क्लास लोग सर, है ना, हम भी मिडिल क्लास है, बहुत प्रॉब्लम होता है सर, रहना है तो बहुत अमीर रहो या फिर बहुत गरीब, है ना, मिडिल क्लास के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ओके, अ मैन स्टेडीली गोज 8 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। फिर से हमारे डिस्टेंस डायरेक्शन का टॉपिक आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिए, है ना, वेटेज देखिए क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा 2 क्वेश्चन, किसका, फिजिकल रैंकिंग का, है ना। तो ऑर्डर रैंकिंग में आप स्टार लगा देना कि सर ऑर्डर रैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस, मुझे समझे, ऐसे एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन का भी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार लगा दीजिए। और पढ़ेंगे तो उन टॉपिक को ज्यादा वेटेज देते हुए हम पढ़ेंगे, ये होता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, साथ में स्ट्रेटेजी भी कैसे बनाना एग्जाम क्रैक करने का वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो हम बोलेंगे सर अ मैन स्टडीली गोस 8 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए मैं, ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे रहेगा ईस्ट, सॉरी साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके सर, डन। अ मैन स्टडीली गोस 8 मीटर ईस्ट, मतलब मान लो ये एक पॉइंट है जहां से इसने चालू किया वॉक करना, ये गया ईस्ट 8 मीटर बोला है, तो मैं बोला सर ईस्ट 8 मीटर ये हो गया सपोज, तो सर वो आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। अगला, एंड 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, 6 मीटर ड्यू नॉर्थ बोलूंगा तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा, हाँ सर, तो बोलूंगा सर 6 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब ऊपर 6। अब ध्यान ये देना है कि सर आप जब डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए लेंथ को मेंटेन करने का, जैसे 8 मीटर मैंने बोला तो उसको थोड़ा लंबा बनाइएगा, 6 मीटर तो थोड़ा छोटा, 2 मीटर तो और छोटा, 10 मीटर तो और लंबा, क्लियर। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाद में कभी जब डायरेक्शन आपको पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्शन पे, तब मिस्टेक हो सकता है अगर आप वो मेंटेन ना करो तो, ठीक है। तो इसलिए ये सारे कुछ पॉइंट्स है, इसको आप नोट करते हुए चलिए कि सर डिस्टेंस मेंटेन करने की हम कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अभी एक्यूरेट डिस्टेंस तो मैं बना नहीं सकता, बट एटलीस्ट इतना बना सकता हूँ कि मुझे पता लगे कि 8 मीटर है थोड़ा लंबा होगा, 6 होगा उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। ओके, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, इनिशियल फाइनल पॉइंट मतलब ये है कि सर हमें ये निकालना है, सर इनिशियली वो यहाँ पे था, अब फाइनली वो यहाँ पे आ चुका है, तो हमें चाहिए ये क्या होगा सर, ये डिस्टेंस क्या है, हमें वो निकालना है, ठीक है। इसको भी मान लेता हूँ x। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है आपका, है ना, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके 2 साइड मुझे दिए हो, और अगर तीसरा साइड मुझे निकालना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम आउट हियर। तो व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट, सब पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है कि सर जब ऐसे ट्राइंगल हो जो राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा साइड, ये सबसे बड़ा साइड होता है आपका, ठीक है, उसका स्क्वायर जो होगा सर वो बराबर होगा बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम का। मतलब सर ये साइड का स्क्वायर बराबर होगा किसके, सर इस साइड के स्क्वायर का और इस साइड के स्क्वायर का, बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, एडजेसेंट साइड स्क्वायर्स, ओके। सो एक्स स्क्वायर कितना आ गया सर, 6 स्क्वायर बनेगा 36, 8 स्क्वायर मेरा हो जाएगा 64, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आएगा कितना सर, 100 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स कितना होगा सर, मैथ्स का रूल होता है सर स्क्वायर वहाँ जब जाता है तो रूट बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर 100। अब रूट 100 कितना होता है सर, रूट 100 हमारा होता है 10। आप ऐसे सोचिए कि सर 100 को हमें कौन से 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सर 10 इंटू 10 होता है, तो रूट का काम होता है एक 10 को छीन लेना, आप ऐसे मान सकते हो कि रूट एक 10 को लेके जाता है अपने साथ, तो इसलिए रह गया एक 10, तो 10 मीटर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ओके। ये पर्टिकुलर टॉपिक को क्या बोलते हैं, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं।
मेन टॉपिक इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे आपको लॉजिक्स के बेस पे रिलेशंस बस बताना होता है, ठीक है। और एक होता है आपका मैथमेटिकल वेन डायग्राम। तो मैथमेटिकल वेन डायग्राम का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हमारे वेन डायग्राम के अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये नंबर्स होने की वजह से इसको मैथमेटिकल वेन डायग्राम हम बोल सकते हैं। और एक टाइप का वेन डायग्राम होता है, ठीक है, जिसपे कैलकुलेटिव भी होता है, वो भी मैथमेटिकल वेन डायग्राम के अंदर ही आता है। बट वो वेन डायग्राम रीजनिंग में हम नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में अगर मुझे क्वेश्चन दिखे तो मैं आपको करा दूंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल ए रिप्रेजेंट्स पर्सन नोइंग हिंदी। चलिए, अच्छे से हमारे एग्जामिनर ने मेंशन भी कर दिया कि कौन सा हिंदी है, कौन सा इंग्लिश है, कौन सा फ्रेंच है, ठीक है। अब ये हमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, इसके बेस पे हमें इसका आंसर देना है। क्या बोला है? विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी। इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी का मतलब ये है कि मुझे बस इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले लोग चाहिए। तो मैं बोलूंगा सर इंग्लिश और फ्रेंच का जो सर्कल है वो कहाँ पे है? सर इंग्लिश और फ्रेंच का जो सर्कल है वो ये है सर, ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पे सर वो कॉमन एरिया जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच मुझे दिखे वो है मेरा 4, है ना। अब वन हम ले नहीं सकते क्योंकि वन में ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, देखो हिंदी बोलने वाले लोग भी आ गए, है ना। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ ऐसे लोग जो इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं। तो बस इंग्लिश और फ्रेंच सर्कल को ध्यान दो, ये वाले सर्कल को देखो ही मत, है ना। हिंदी वाला पूरा सर्कल हटा दो। हिंदी वाला पूरा सर्कल आप जब हटा दोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये 5 सिर्फ इंग्लिश पे है, ये 7 सिर्फ फ्रेंच पे है, ये 4 इंग्लिश फ्रेंच दोनों के बीच में। जैसा 4 वुड द आंसर, ओके। इसका सिंपल मेथड जो होता है, कंफ्यूजन किसी को लगता है यहाँ पे, है ना, वो ये है कि आप जो मुझे नहीं चाहिए वो पूरे सर्कल को ही हटा दो, है ना, हटा दो। तो ये 2 भी हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा, 3 भी हट गया और 6 भी हट गया। बस अब देखो कितना सिंपल हो गया। अभी आप इसको आराम से देख सकते हो कि कहाँ पे है ना। हमारे साथ यही बचा हुआ है ना। 5 तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं, 4, बस क्लियर। ओके, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा देना, वेन डायग्राम, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन मैंने देखा है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, लॉजिकल है, इसलिए ये आपको एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर। विच नंबर रिप्रेजेंट्स द पर्सन नोइंग हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। अब ये भी सेम है कि सर मुझे बस अब क्या चाहिए सर, हिंदी और फ्रेंच बोलने वाले चाहिए, इंग्लिश वाले नहीं चाहिए। तो इंग्लिश वाले सर्कल को हटा दो। इंग्लिश वाले को हटाऊंगा सर, ये 5 हट जाएगा, ठीक है, 4 हट गया, 1 हट गया और 2 हट गया, है ना। नॉट इंग्लिश बोले तो इंग्लिश हटा दो, इसका मतलब बच गया ये, है ना। और मुझे क्या चाहिए? हिंदी एंड फ्रेंच। तो हिंदी और फ्रेंच बोलने वाले कौन है सर? 3 लोग हैं, ऑप्शन सी हो गया आंसर। इजी, यस, देखो कितना सिंपल है। आगे देखते हैं। ओके, विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी एंड फ्रेंच। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए ऐसे लोग जो इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी और फ्रेंच बोलने वाले नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप हिंदी फ्रेंच को हटा दो। आप बार बार एग्जाम में कलर कर नहीं सकते आप, है ना। लॉजिकली माइंड पे थोड़ा माइंड मैपिंग करो, ये पूरा पार्ट हट जाएगा। तो बचा क्या? 5। मैं बोलूँ से इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ 5 होंगे, 5 लोग होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट। अच्छा, इसको देखते हैं सर। सर ये क्या होता है? ये टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ओके, वर्ड फॉर्मेशन होता है, आपको वर्ड्स देते हैं और वर्ड्स में हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगा के देखना होता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट भी बोल सकते हो आप। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर में ये सारे सब टॉपिक्स आपके अंदर में आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड नेसेसरी वर इंटरचेंज। अच्छा, इंटरचेंज का बात चला है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, आप पहले जो वर्ड दिया है उसको नोट कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं नोट कर देता हूँ। सर मुझे दिया हुआ है नेसेसरी, तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया नेसेसरी, ठीक है सर, नेसेसरी मैंने नोट कर दिया। अब मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि और आसान हो मुझे, ठीक है। नंबरिंग करूंगा तो ये होगा 1 नंबर लेटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैं कर क्या रहा हूँ सर? मैं कर रहा हूँ इंटरचेंज, ठीक है। क्या क्या सर? फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट थर्ड इंटरचेंज करने का मतलब है कि सर थर्ड वाला फर्स्ट के पोजीशन में आएगा और फर्स्ट वाला थर्ड के पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन सर सी इज गोइंग टू कम आउट हियर एंड इज गोइंग टू कम आउट हियर। इसको मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज कर दो सर, अदला बदली, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ एंड सिक्स बोल रहे हैं। फोर्थ एंड सिक्स मतलब सर ई एस के जगह पे आएगा और एस आके ई के जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ एंड नाइन्थ बोला हुआ है। सेवेंथ एंड नाइन्थ, तो 7 जाके 9 के जगह पे बैठ जाएगा और 9th वाला आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। बस इतना हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट साइड से 7 नंबर लेटर कौन सा हमें देखना है, ठीक है। अब जो लेटर के बारे में बोला नहीं गया उसका क्या सर, तो वो अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। मतलब ये ई यहीं पे रहेगा,
ये एस भी यहीं पे रहेगा, ये आर हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट मेरा ये साइड होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है, ध्यान देना हमेशा, दिस लेफ्ट एंड दिस राइट। सो फ्रॉम लेफ्ट साइड आई हैव टू सी द सेवेंथ लेटर। सेवन लेटर कौन सा दिख रहा है सर? हम बोलेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पे वाई दिख रहा है, यस सर, तो वाई हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ओके, इसको करने का और एक शॉर्ट तरीका है, बट अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जब टॉपिक वाइज सेशन आपको कराऊंगा तब आपको मैं ट्रिक दूंगा इस पर, ठीक है। टेक्निक होता है, चलो ये देखिए। अच्छा, ये है आपका सर एनोलॉजी टॉपिक है, ठीक है। और एनोलॉजी का मैंने जैसे आपको बताया, एनोलॉजी के टाइप में आपके तीन एनोलॉजी टाइप्स होते हैं। कौन से सर? एक होगा आपका लेटर एनोलॉजी, एक हो जाएगा सर आपका नंबर, और एक हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है। और एक होता है वो मिसलिनियस एनोलॉजी बोलते हैं उससे। उस पर क्या होता है कि आपका लेटर से नंबर बनता है, नंबर से लेटर, लेटर से फिर आपका वर्ड, वर्ड से नंबर एंड सो ऑन, क्लियर, उसको मिसलिनियस बोल देंगे। बट मेन हमारे तीन टाइप के होते हैं। तो ये जो आपका कैटेगरी है, ये आपका वर्ड सॉरी लेटर बेस्ड एनोलॉजी का कैटेगरी पे आता है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज जरूरत पड़ता है यहाँ पे, कौन क्या सर? द वन थिंग दैट यू वुड रिक्वायर इज दिस लेटर नंबर्स। लेटर नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये लेटर्स को नंबरिंग करना चालू करूँ आगे से, ठीक है, तो ए होगा 1, बी होगा 2, सी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 हो गया, 15 होते हुए 16, 17, 18, 19, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25 एंड देन 26। सर ये हमारे लेटर नंबर्स है, ठीक है। अब इन लेटर नंबर्स को आपको याद रखना है, क्लियर, यू हैव टू मेमोराइज इट। अब सर याद क्यों करें सर, इतना मेहनत क्यों करें? क्योंकि दोस्त देखिए एग्जाम में हमें टाइम बचाना है ना। तो वो टाइम तभी बच पाएगा आपका अगर आप कुछ चीज़ों को अपने दिमाग पे ऑलरेडी सेव करके रख देते हो। नहीं तो आपको क्या है कि एग्जाम में ऐसा नोट करके आपको बार बार देख देख के नोट करना होगा, और उतना टाइम होता नहीं, और एग्जाम में आप प्रेशर में होते हो, तो गलती से आप आई का लेटर नंबर की जगह एच का लेटर नंबर भी लिख सकते हो प्रेशर में। ऐसा होता है माहौल एग्जाम में जब आप दोगे। इसीलिए क्या है कि हम इसको याद करेंगे, ठीक है। और याद कैसे होगा? तो याद आपका प्रैक्टिस करते हुए होगा, जो मैं आपको करा दूंगा टॉपिक वाइज सेशन में, ठीक है। ओके, अब ये लेटर नंबर्स को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा, और बेस्ट अप्रोच ये होगा कि आप क्या करोगे, जो भी लेटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसी के ठीक नीचे इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एनोलॉजी अगर किसी को पता नहीं है, हो ये रहा है कि इस यहाँ पे जो आपको लेटर दिख रहे हैं, ये लेटर से ये आया है ना। अब ये जो आया है ये कुछ लॉजिक लगा के आया हुआ है, तो आपको वो लॉजिक पहले फिगर आउट करना है, और सेम लॉजिक फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करके आंसर देना है। तो ये प्रपोर्शन का सिंबल होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, एनोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि सर मैंने आपको बताया कि सर यही वर्ड के नीचे मैं उसका कोड लिख दूं जो भी है, कि सर BAYZ दिया हुआ था मुझे, और इसका जो कोड है वो हमें ये दिया हुआ है सर CDXW। ठीक वैसे ही FEUV का हमें कोड निकालना है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा लेटर नंबर्स यूज करूंगा। सबसे पहला चीज तो ये होगा कि आप देख के नोटिस करो, क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? तो मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, आप भी नोटिस कर पा रहे हो शायद। देखो ये सर ये B से C हो गया, BC है ना। और फिर यहाँ पे सर उल्टा हो रहा है, देखो X से फिर हो गया Y, उल्टा जा रहा है ना। तो रेंज काफी क्लोज है, ठीक है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर रिस्क भी लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कैसे सर? F के बाद क्या आएगा सर? जैसे B के बाद C हो गया, यहाँ पे F के बाद क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा GHTS, ओके। सो ऑप्शन पे भी हम नजर डाल सकते हैं, कभी कभी आंसर आ चुका है, बट फिर भी यहाँ पे आपको मैं लॉजिक दिखाना चाहता हूँ, तो लॉजिक एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है सर? तो यहाँ पे मैं लेटर नंबर्स अगर लिखता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए B है 2 नंबर लेटर, A हो गया 1 नंबर लेटर, वैसे ही आपका Y है सर, Y हो गया 25 नंबर लेटर, और Z हो गया 26, ठीक है, ओके। यहाँ पे C इज 3rd नंबर लेटर, D इज 4th, X हो गया आपका 24 नंबर लेटर, W हो गया आपका 23 नंबर लेटर। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग सर। लेटर टू लेटर अगर मैं देखूँ है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे 2 से हो गया 3 मतलब +1 हो गया, 1 से हो गया 4 मतलब +3 हो गया, 25 से हो गया 24 मतलब -1 हो गया, 26 से 23 हो गया मतलब -3। अच्छा, तो मैं कर रहा हूँ ये कि सर पहले पे +1 +3 और पीछे में -1 -3 दिख रहा है ना। अभी अभी आपको अच्छे दिख रहा होगा पैटर्न। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें डायरेक्टली आंसर नहीं दिखे तो हम हमेशा लेटर नंबर्स लिख लेंगे, लेटर नंबर से हमें पक्का लॉजिक पता लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आ चुका है, यहाँ पे आप सेम लॉजिक लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करूंगा नहीं, आंसर इज B, ओके। एंड स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज दैट कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए, यू हैव टू ऑलवेज लुक इन दी ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है। ओके, ये देखिए सर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रहेगा वो होगा ब्लड रिलेशन, ओके।
ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत सारे एग्जाम्स पे देखते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एग्जाम पे ना आए, सारे एग्जाम में वो आएगा ही, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो ये होगा कि आपको बनाना होगा फैमिली ट्री। और एक बार आप फैमिली ट्री अगर बना लेते हो उसके बाद आप आंसर्स आराम से निकाल सकते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं सर, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, बट यहाँ पे आप कोशिश कीजिए समझने की जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमारे फैमिली पे है 6 मेंबर्स, ठीक है, पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। क्यू इज द सन ऑफ आर। अब क्यू इज द सन ऑफ आर है ना, आप ऐसे समझ लिए आपका बेटा जो है वो कब आया, आपके बाद आया होगा, है ना। आप पहले आए होंगे, उसके बाद आपका बेटा आया होगा, तो इसलिए आपको जो उसका सन होगा, डॉटर होगा, उसको हमेशा नीचे रखना होगा। तो मैं बोलूँगा सर क्यू इज द सन ऑफ आर, मतलब आर का सन अगर क्यू है तो आर के नीचे में मुझे क्यू रखना होगा, ठीक है, बिकॉज क्यू इज द सन ऑफ आर। और सन बोला है तो मेल के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस, और फीमेल होगा तो माइनस, ठीक है। क्यू इज द सन ऑफ आर बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। अब आर अगर मम्मी नहीं हो सकती, अगर आर हम, अच्छा क्यू, ओके, आर अगर मम्मी नहीं हो सकती तो आर क्या होगा, पापा हो जाएगा, है ना। हम बोलेंगे सब आर होगा पापा, इसका फादर हो जाएगा, मम्मी नहीं हो सकती, ठीक है। अगला, पी एंड आर आर मैरिड कपल। देखो पी और आर मैरिड है, शादीशुदा कपल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो लाइन यूज करते हैं कि सर यहाँ पे पी रख देता हूं मैं और दोनों के बीच में डबल लाइन लगा देता हूं, ठीक है। सो डबल लाइन रिप्रेजेंट्स दैट दे आर कपल। अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर मैरिज हमेशा मेल फीमेल का ही होता है, तो यहाँ पे अगर मेल है तो पी वुड बी अ फीमेल, पी का जेंडर में पता लग गया, ठीक है सर। आगे देखिए, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, इसका मतलब है कि सर वाई इसका भाई होगा, आर का भाई है, भाई मतलब सेम जनरेशन होगा ना, बट दे आर नॉट कपल। तो मैं बोला सर एक सिंगल लाइन बनाना है, ओके, सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन यूज करना है। और बोला है कि सर कौन है, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, तो वाई इज द ब्रदर, यहाँ पे आएगा वाई और ये होगा इसका भाई, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। अगला, एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। पी की डॉटर कौन है, एक्स। हम लोग से पी की डॉटर एक्स है, इसका मतलब है कि सर एक्स और क्यू सिबलिंग्स होंगे, है ना, बिकॉज क्यू इन दोनों का ही बच्चा है। तो एक्स अगर डॉटर है तो मतलब एक्स इसकी बहन होगी, तो यहाँ पे एक्स बना देता हूँ सर, एक्स होगी इसकी बहन और सिबलिंग होगी, इसलिए मैंने सिंगल लाइन यूज किया, देख रहे हो, सिंपल है। ओके, आगे, जेड इज द ब्रदर ऑफ पी। जेड इज द ब्रदर ऑफ पी बोल दिया मैंने, बोला सर जेड आएगा यहाँ पे और ये है भाई, तो ये हो गया प्लस, बस डायग्राम तैयार है। अब इस डायग्राम के बेस पे हमें आंसर देना है। क्या बोला है, देखो, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, मैं बोला देखो आर की वाइफ है पी, पी का भाई है जेड, है ना, तो आर अपने वाइफ के भाई को ब्रदर इन लॉ बोलेगा, है ना, तो ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, जेड हुआ, है ना, तो जेड हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आर जेड को बोलेगा अपना ब्रदर इन लॉ। और है क्वेश्चन, हाँ सर और एक है, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। एक फैमिली में कितने फीमेल मेंबर्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेंगे दो फैमिली मेंबर्स, देखो दो फीमेल है, पी एन एक्स, सो योर आंसर वुड बी टू। टू फैमिली मेंबर्स आर फीमेल इन दिस पर्टिकुलर फैमिली। और अच्छा, और एक क्वेश्चन है, क्या बात है, देखो तीन तीन क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में भी आप स्टार मार्क लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हम बोलेंगे हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स। अब जब मैं बोलता हूं क्यू रिलेटेड टू एक्स, तो आपको एक्स से क्यू को देखना है, ध्यान देना, ठीक है, रिलेटेड टू, ओके, एक्स का क्या लगता है, मतलब एक्स का क्या लगता है, बहुत लोग क्या करते हैं क्यू से एक्स को देखते हैं, बट अब ध्यान देना रिलेटेड टू एक्स जब बोलूंगा तो आपको एक्स से क्यू को देखना है। तो एक्स क्यू को क्या बोलने वाला है, देखिए सर एक्स क्यू को क्या बोलेगा, एक्स क्यू को अपना भाई बोलेगा, है ना, भाई, देखो दे आर सिबलिंग्स, सो एक्स इज गोइंग टू कॉल क्यू एज हिज और हर ब्रदर। ब्रदर हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रदर इज द राइट आंसर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सर कैलेंडर्स, ठीक है। अब कैलेंडर्स टॉपिक और क्लॉक टॉपिक, ये तो ऐसे टॉपिक है कि ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, ठीक है। अब जैसे ये प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं करा रहा हूँ इस पे आपको क्लॉक से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, है ना, तो इसके जगह में कौन आया, कैलेंडर्स आ गया। तो ये हमेशा ऐसे होता है कि सर एक के बदले एक, तो ये है कैलेंडर्स। आइए इसको करते हैं, शॉर्टकट मेथड दिखाता हूं आपको मैं। सर 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे। अच्छा सर 25th अगस्त मेरा क्या था, सर ये था मेरा थर्सडे, ठीक है सर। अब मुझे बोला है देन नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। अच्छा कितने मंडेज होंगे, कितने मंडेज होंगे ये पर्टिकुलर मंथ पे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मंडे निकाल लेंगे, ठीक है, मंडे निकाल लेते हैं। अब उल्टा उल्टा मत जाइए, वो फालतू मेथड। ओके, अब इसके आगे आके मंडे का डेट देख लीजिए, है ना। अब जैसे 26 अगर होगा तो 26 क्या होगा मेरा, सर 26 मेरा थर्सडे के बाद फ्राइडे हो जाएगा। ओके, 27 क्या होगा, सर 27 होगा सैटरडे। 28 क्या होगा, सर 28 हो जाएगा मेरा संडे।
एंड देन 29 क्या होगा, तो 29 मेरा हो जाएगा मंडे। अब यही मुझे चाहिए सर, कितने मंडे हैं, हाउ मेनी मंडेज आर देयर, ठीक है। तो अगर आपको पता है सर हमारा हर एक दिन एक वीक के बाद रिपीट होता है ना, जैसे मैंने बोला आज है वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे कब होगा सर, 7 डेज के बाद होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे उल्टा जाएंगे अभी, ठीक है, उल्टा जाएंगे, इजी होगा, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग उल्टा जाएंगे, बिकॉज आगे जाएगा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आगे में क्या है 30 विल बी ट्यूसडे एंड 31 वुड बी वेडनेसडे, तो वो देखिए कोई फायदा है नहीं, यहाँ से हम उल्टा जाना चालू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, तो नेक्स्ट मंडे आएगा सर जब यहाँ से मैं करूंगा -8, तो कितना होगा सर, सॉरी -7, कितना होगा सर, ये हो जाएगा 22, 20 हो गया, ये भी मंडे, ठीक है। तो एक मंडे हो गया 29 पे, एक मंडे हो गया 22, सिमिलरली और चेक करते हैं सर, -7 कीजिए, कितना आ गया, -7 इज 15, ये भी मंडे हो गया, ये भी मंडे हो गया, फिर -7 कीजिए, कितना आ गया सर, -7 किया तो 8 आ गया, है ना। तो मतलब ये भी मंडे हो गया, ये भी मंडे हो गया, और एक -7 करता हूँ सर, तो फर्स्ट मतलब ये भी मंडे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर मंथ पे मुझे मंडे कितने बार दिखेंगे सर, 1 2 3 4 5 टाइम्स आई विल बी सीइंग, सो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, क्लियर। तो बहुत जगह आप देखोगे कि अगला थर्सडे निकालते निकालते ऊपर तक जाते हैं, मंडे तक, ऐसा बेकार है, वो फालतू मेथड है। आप आगे आ जाइए, आगे आके मंडे निकाल लीजिए, अब यहाँ से उल्टा जाइए तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। कर तो हम वही रहे हैं बट हम और स्मार्टली कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके दिस सेलेक्ट द वर्ड लीस्ट लाइक द अदर वन, ये पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए, इसका नाम होता है ऑड वन आउट, कोई कोई जगह पे ऑड मैन आउट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ऑड वन आउट। ओके, तो ये सारे ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन थोड़ा ऑड है, वो क्या है, तो बहुत सिंपल है, आप देख रहे होंगे सर, कैरेट पोटैटो बीट रूट, दे आर व्हाट सर, दे आर रूट वेजीज, है ना, रूट वेजीज बोलते हैं, मतलब ऐसे वेजिटेबल्स हो जो ग्राउंड के अंदर में, ग्राउंड के अंदर होते हैं, बट क्यूकम्बर ग्राउंड के ऊपर होता है, दैट्स व्हाई क्यूकम्बर वुड बी द राइट आंसर। आई होप इस पे ज्यादा समझाने की कुछ बात है नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके फिर से वर्ड फॉर्मेशन ही है ये, इसको भी वर्ड फॉर्मेशन ही बोलेंगे। अब ये विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बोला चूज द वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब ये वर्ड का जब मैं अल्फाबेट्स को यूज करूंगा तो वो अल्फाबेट यूज करते हुए कौन सा वर्ड में नहीं बना सकता, वो बोल रहा है, ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल टेक्निक होता है, ऑप्शन पे हमेशा नजर डालो और ऐसा एक अल्फाबेट देखो जिसपे प्रेजेंट है ही नहीं, जैसे CONS ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो, है ना, लेकिन जो ई है, ई कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो बोलो क्या करते, ऐसे करते हैं, कॉन्स्टेंट है ना, तो CONSTAN, सही है वो मेथड भी, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ऑप्शंस पे नजर डालो, आप देखो ऐसा कोई अल्फाबेट जो आपको शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं देखते बोलूँगा सर ई तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं में भी, तो मतलब सैल्यूट बन नहीं सकता, बाकी सब बनेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लेना आंसर आएगा, बट आई एम गिविंग यू अ बेटर अप्रोच कि यू सी द लेटर विच यू कैन नॉट सी इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, ऑब्जर्वेशन का बात है, तो सर ई मुझे नहीं दिख रहा, दैट्स व्हाई सैल्यूट कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, ओके ये है, देखिए ऑड मैन आउट बोल, देखा मैंने बोला ना, ओके कभी ऑड मैन आउट आएगा, कभी ऑड वन आउट आपको बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें ऑप्शन में, ये नंबर्स जो है ऑप्शन में, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा थोड़ा अलग है, इट इज अ बिट डिफरेंट, हमें देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, आइए देखते हैं क्या है। सर 9611, ठीक है, 2690 7324 एंड 1754, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक देखूं, ठीक है, एक लॉजिक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये है कि सर CBD है ना, ये सारे ऑप्शंस मेरे इवन नंबर्स है, कैसे, लास्ट के डिजिट चेक करो, लास्ट के है ना 044 इवन नंबर है, बट ये मेरा ऑड नंबर है, तो ये ऑड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक लॉजिक मैंने लगा दिया, ठीक है, अगला और कोई लॉजिक दिख रहा है क्या, मैं चेक करता हूँ, माइट बी सम अदर लॉजिक एज वेल। तो अगला लॉजिक जो यहाँ पे होगा, यानी नंबर्स जब आपके होते हैं ऑप्शन में, अगला लॉजिक आप लगाओगे तो आप नंबर्स को ऐड करके देख लो एक बार, लेट्स ऐड द नंबर एंड चेक क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं 9 + 6 करता हूँ तो 15 होता है, 15 + 1 इज 16, 16 + 1 इज 17, यस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टोटल सम है 17, ओके 15 16 17, ओके सेम। सर 2 6 8 8 9 इज अगेन 17, ओके 17 आ गया, यस सर, ठीक है। सर 7 3 is 10 10 2 is 12 12 4 is 16, अच्छा यहाँ पे 16 आ गया, ओके। यहाँ पे 1754 ऐड करता हूँ, 7 1 8 8 5 13 13 4 is 17, अच्छा। तो इफ यू सी क्लोजली कि हमारा वो लॉजिक तो सही था सर,
बट ये और अच्छा लॉजिक है और सटीक लॉजिक है हम बोलेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे मेरे 3 ऑप्शंस हैं, बट दिस इज अ बिट डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस वुड बी द आंसर। 7324 विल बी द आंसर, बिकॉज ये जो सम है वो 16 के बराबर हो रहा है सर, 17 के बराबर नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे भी 17 आ जाता, सपोज देयर वाज 17 आउट हियर, तब मैं सर ऑड इवन लॉजिक लगा देता। मान लो 17 करने के लिए क्या है, इसको 3 बना दो, सपोज हियर देयर वाज 7334, तो 17 ही आ जाएगा, है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम वो ऑड इवन वाला लॉजिक लगा देंगे, हम बोले सर इस केस में ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, आगे देखिए फिर से हमारा आ गया है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ओके, बट दिस व्हाट सर, ये वाले टाइप को हम बोलते हैं कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग करता है ना, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो हम जल्दी करेंगे एक स्मार्ट अप्रोच यूज करके। अप्रोच है कि क्वेश्चन में क्या दिया पहले मत देखो, आप वो देखो कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द नीस ऑफ डी। सर सी क्या होना चाहिए, सर सी होना चाहिए नीस। नीस का मतलब क्या है, नीस फीमेल होती है, इसका मतलब है कि सर सी शुड बी अ फीमेल, है ना, तभी मैं उसको नीस बोल पाऊंगा ना, वरना नीस नहीं बोल पाऊंगा। तो हम जेंडर से इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी होता है कि जेंडर से सॉल्व नहीं होता, तब फिर दूसरा एक जुगाड़ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे लेट्स चेक द जेंडर फर्स्ट, ओके, जेंडर से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बाकी मत देखो, बस सी को देखो, है ना। सी के आगे में कौन है, पी माइनस सी। अच्छा पी माइनस सी है, पी माइनस सी का मीनिंग क्या है सर, पी माइनस सी का मीनिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख लो सर, पी माइनस सी का मतलब होगा सर, पी माइनस सी अगर हुआ तो पी होगी डॉटर ऑफ सी, तो पी हो गई डॉटर ऑफ सी। अब देखो सी का जेंडर में पता नहीं चल रहा, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द जेंडर ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब इसे तो कभी आंसर आएगा नहीं, हम बोल ही नहीं पाएंगे ना कि वो नीस होगी, बिकॉज सी का तो जेंडर ही हमें नहीं पता। हमें पी का जेंडर पता लगे बट सी का नहीं पता लगा ना, नहीं होगा। इसको देखते हैं सर, सी माइनस पी अगर बोलूंगा तो सी माइनस पी में पता लगेगा क्या है सर, सी माइनस पी सर सी इज द डॉटर ऑफ बी। अच्छा सी डॉटर है तो यहाँ पे सी का जेंडर हो गया माइनस, सी फीमेल हो गई, हाँ सर सी बिकेम फीमेल, यस दैट मीन्स दिस वुड बी माय आंसर। ये मेरा आंसर होना चाहिए, बट एक बार दूसरे ऑप्शन को भी एक बार थॉरली चेक कर लेते हैं, ठीक है। डी डिवाइड बाई सी, डी डिवाइड बाई सी का मीनिंग क्या है, तो डी डिवाइड बाई सी मुझे दिखने रहा, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा डी डिवाइड बाई सी अगर रहा तो डी होगा इसका भाई। अब फिर से आप देखो सी का जेंडर पता नहीं लग रहा हमें, है ना, नहीं पता लग रहा, तो इससे भी हम आंसर नहीं दे पाएंगे ना, नहीं होगा सर। यहाँ पे भी सेम सर, पी डिवाइड बाई सी होगा तो पी इसका भाई होगा, बट सी का जेंडर हमें पता नहीं चलेगा, तो दैट्स व्हाई ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सी। तो जेंडर से सॉल्व करके हमारा आंसर आ चुका है, वी डिडंट हैव टू वेस्ट टाइम। वरना नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा, वो एक एक डायग्राम बनाएगा। अब डायग्राम बनाना कैसे वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे नंबर 2 का डायग्राम, ये वाला डायग्राम ही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं इसे। सर पहले में मुझे दिया हुआ है सी माइनस पी, सी माइनस पी का मतलब है सर सी इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है। तो सी होगी डॉटर ऑफ पी, डॉटर होगी तो नीचे आएगी, तो सी के ऊपर रहेगा पी, पी की डॉटर सी है तो सी आ गई नीचे। अगला सर पी डिवाइड बाई डी दिया हुआ है, पी डिवाइड बाई डी मतलब सर पी डिवाइड बाई डी होगा तो पी होगा इसका भाई, है ना, पी होगा इसका भाई, किसका सर, डी का भाई, तो पी हो गया इसका भाई। ओके अब देखिए डी सी को क्या बोलेगा सर, डी का जेंडर हमें नहीं पता, बट जो भी होगा वो सी को अपना क्या बोलेगा, नीस बोलेगा ना, है ना। मेरे भाई की अगर बेटी होगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आई विल कॉल हर माई नीस, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। आंसर तो ऑलरेडी आ चुका था हमारा, बट आपको मैंने दिखा भी दिया। अच्छा ये देखिए सर, ये होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट बोलते हैं इसे, अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पे अल्फाबेट तो है नहीं तो न्यूमेरिक टेस्ट बोल देंगे, ठीक है, न्यूमेरिक टेस्ट। अच्छा क्या है सर, यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए, सेट ऑफ नंबर्स आर गिवन, ओके, एक सीरीज है नंबर्स का, और बोला है इन द बिलो अरेंजमेंट विच इज द 7th डिजिट टू द राइट ऑफ 25th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके इसके लिए भी आपको एक मेथड देता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा, ठीक है, नॉर्मली में आपको करना ये कि क्या करना है आपको समझाता हूं मैं। बोला है कि सर 7D टू द राइट ऑफ मतलब 25 डिजिट जो भी है आपका राइट साइड से, उसके 7th राइट पे कौन है ना, उसके 7th राइट पे कौन है। तो नॉर्मल वे में अगर आप काउंट करोगे तो ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा, है ना। ये डिजिट अगर यहाँ पे होता तो दिस वुड बी द राइट साइड, ओके, एंड दिस द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से आपको काउंट करते करते आना होगा 25 नंबर डिजिट तक। अब 25 के आपको देखना है 7 डिजिट टू द राइट बोले तो राइट इस साइड होगा, इसके राइट आपको चेक करना होगा 7 नंबर डिजिट क्या है। बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, बहुत सिंपल है। जब भी आपको दिखे ऐसा कुछ सर 7 डिजिट टू द राइट ऑफ 25 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड सो ऑन, आप क्या करोगे, ऑफ ऑफ आपका ब्रिज की तरह मान लो, ब्रिज है, ठीक है। ऑफ के पीछे जो भी दिया हुआ है आप उसको पहले लिख दो। क्या है सर, 25 फ्रॉम द राइट बोला है तो 25 आर आप नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट
ऑफ के पहले जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लो, क्या हुआ है 7 डिजिट टू द राइट बोला है, तो यहाँ पे 7R लिख देता हूं मैं। अब आप एक चीज को याद रखिए, क्या सर ये हमारे डायरेक्शन है, ठीक है। इफ द डायरेक्शन इज सेम, ओके डायरेक्शन का बात चल रहा है सर, डायरेक्शन सर अगर डायरेक्शन हो जाएगा सेम तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। दैट मीन सर यहाँ पे आर आर है ना, सेम डायरेक्शन है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट बिटवीन देम। लेकिन यहीं पे अगर आपका डायरेक्शन हो जाता है ऑपोजिट तो हम कर देंगे प्लस, ठीक है। माइनस कीजिए, कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 18। अब सर दोनों ही राइट है तो आप राइट लिख दो, और मान लो अगर यहाँ पे राइट यहाँ पे लेफ्ट होता तो मैं क्या लिखता सर, हमेशा जो आगे है उसी को लिखना है, ठीक है। नंबर लिख के मत देना कि सर 25 बड़ा है इसलिए आर आ गया, नहीं, वॉट एवर लेटर इज इन द फ्रंट वही लेटर को आपको नीचे डालना है। यहाँ पे लेफ्ट होता तो लेफ्ट दे देता, राइट है तो राइट दे दिया मैंने, ठीक है। 18 फ्रॉम द, अब आप चुपचाप से 18 नंबर लेटर देख लो, नंबर देख लो, 18 नंबर देख लो आप फ्रॉम द राइट साइड, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो राइट साइड से काउंट करते हुए जाना सर, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 5 है, यस 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ठीक है। सो वेन एवर यू सी दिस यू यूज दिस। चलो और एक आप खुद कर लो, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, 7 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 25 डिजिट फ्रॉम द राइट, तो ये कैसे करेंगे सर, लिखेंगे सर ऑफ के बाद क्या है सर 25 फ्रॉम द राइट, तो 25R लिख देता हूं सर प्यार से। ऑफ के आगे में है 7 डिजिट टू द लेफ्ट बना दिया मैंने अभी, तो 7L लिख देंगे, 7L। अब सर डायरेक्शन देखता हूँ सर, राइट लेफ्ट ऑपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया, दूसरे डायरेक्शन आ गया, तो हमें करना होगा प्लस, प्लस करना होगा, ठीक है। प्लस कर देंगे, कितना आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है मेरा 32 आ रहेगा, या L तो आगे जो है वो आएगा R, तो राइट साइड से आप 32 नंबर लेटर देख लो, आपको आंसर पता लग जाएगा। क्लियर, सो दिस इज व्हाट इट इज। ऐसे में कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करता है, अल्फाबेट डाल देता है, अल्फाबेट, कभी अल्फाबेट के साथ आपका नंबर और सिंबल भी डाल सकता है, ठीक है। तो ट्रिक वही है, ये ट्रिक आपको लगाना है। ओके, अब ये देखिए सर, कंप्लीटिंग द सीरीज बोलते हैं इसे, ओके, सीरीज कंप्लीशन बोलते हैं इसे, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन आप अगर सच बोलूं तो आपको एसएससी एग्जाम्स में बहुत दिखेंगे, ठीक है। तो सर इसको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको जो ब्लैंक दिख रहे हैं ना, इसके जगह पे आपको कोई भी एक ऑप्शन डाल के देखना है, और ऑप्शन डालने के बाद आपको कुछ पैटर्न बनना चाहिए, सिमिलर पैटर्न बनना चाहिए, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, देखो सर पीएमओ 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 पीएम, अगर आप नोटिस करोगे देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, क्या सर, पीएमओ 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 पीएम, राइट। तो सिमिलर टाइप का पैटर्न आपका यहाँ भी बनेगा, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में अगर यहाँ पे डालूं तो मेरा कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो आइए दिखाता हूँ कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर लो, कितने अल्फाबेट्स दिए हुए, ठीक है, इंक्लूडिंग द गैप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर 16 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 16 नंबर्स अगर। नाउ यू हैव टू स्प्लिट दिस, ओके, स्प्लिट दिस, इसको स्प्लिट कर दो। सर कितने पार्ट में स्प्लिट करेंगे सर, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है ना, 4 है तो 4 स्प्लिट में, 5 होता तो 5 में इसको स्प्लिट कर देता, 5 5 5 में, ठीक है। 4 है तो 4 4 भागों में स्प्लिट करो, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। कितना आ गया सर, 4 आ गया ना, दैट मीन सर आई हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 4 4 इन हियर, 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। 4 का ग्रुप मतलब देखिए कहाँ पे 4 का ग्रुप, सर यहाँ से ये 4 हो गया सर, है ना, 1 2 3 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया आपका 4, देख रहे हो एग्जैक्ट 4 4 आ गया, ठीक है। बस हमें यहाँ पे कुछ अल्फाबेट डालना है ताकि हमारा पैटर्न सेम हो जाए। अब स्टार्टिंग का देखो, जहाँ पे गैप मैंने लगाया है, ये जो गैप है ना, उसके आगे पीछे देखो क्या है सर, यहाँ पे है एम और आगे में भी है एम, है ना, तो ये मैच हो रहा है, देखो एम एम मैच हो गया। यहाँ पे भी देखो, इसके पहले यहाँ पे इसका मतलब है एम है, देखो ये भी एम है ना, तो इसका मतलब ये कि पक्का पता लग गया कि सर ये लाइन के आगे में एम होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसके बाद एन दिख रहा है मुझे, है ना, एन देखो यहाँ पे एन दिख रहा है, यस, यहाँ में भी एन दिख रहा है, तो मतलब पीछे एन होना चाहिए। तो मतलब समझ में आ गया कि सर सिंपल कहानी है कि सर यहाँ पे एन आ जाएगा, इसका मतलब एन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एन है, देखो, ओके। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे भी ओ डाल देंगे,
ओ डाल देंगे, हो गया। यहाँ पे क्या है सर, मिसिंग, एम मिसिंग है तो एम डाल दो, और यहाँ पे ओ डाल दो, बस बन गया। देखो पैटर्न बन गया ना, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। क्लियर? सो योर आंसर वुड बी कि सर मेरा ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे एन ओ एम ओ दिखे। एन ओ एम ऑप्शन डी पे दिख रहा है, डी हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। ऑप्शन डाल डाल के करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, हमेशा पहले काउंट कर लेना और फिर देना कितना गैप भरना है। 4 है तो 4 से डिवाइड, 6 है तो 6 से डिवाइड। आपका मतलब डिविजिबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर को भूल जाओ, जितना हो रहा है उतना ग्रुप बना बना के देख लो, खुद आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, फिर से आ गया कोडिंग डिकोडिंग। तो सर कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो आप स्टार मार्क लगा के ये सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लेना। ठीक है, आइए इसको फटाफट बनाते हैं। क्या दिया हुआ है सर? सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमेशा कोड लिखना हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। देखो सर सी से बी हो गया है ना, सी के पहले बी होता है। ठीक है, सी के पहले बी होता है, राइट। तो जी के पहले क्या होगा, है ना, हम बोले सर जी के पहले मेरा होगा एफ। एफ वाला ऑप्शन देख लो, देखो एफ वाला ऑप्शन ए और बी है, तो सी और डी में चेक नहीं करूंगा। स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क। अब देखो अगर आप सेकेंड अल्फाबेट चेक करोगे, थर्ड भी चेक करोगे तो कोई फायदा बनेगा नहीं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट अल्फाबेट चेक करता हूँ। लास्ट देखो एक्स जेड दोनों अलग है ना, बस लास्ट अल्फाबेट निकाल दूंगा सर, मेरा 2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ सर, यहाँ पे था एन, है ना, यहाँ पे एन था, यहाँ पे ओ हो गया। तो एन के बाद ओ आता है या एन के पहले? सर एन के बाद होता है ना, एन के बाद ओ, इसका मतलब इसके बाद वाला लेटर लिखना है। तो वाई के बाद कौन होगा? जेड हो गया, जेड ऑप्शन बी है, बी हो गया आंसर। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया और एक बार समझाता हूँ सर। चिल्ड्रन है, पहला लेटर देखो और इसका पहला लेटर देखो, इसका कोड देखो। सर ये सी था, ये सी बी बन गया। तो सी बी कब बनेगा? जब सी के ऊपर जाएंगे हम। तो यहाँ भी मैं ऊपर चला गया सीधा सीधा, जी के पहले एफ। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने अगला देखा तो डी है, अगला देखा एन, सेम है ना, तो कोई फायदा होगा नहीं। डायरेक्ट लास्ट को चेक किया, सर एक्स और जेड है, ये देख लूंगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा एन है और यहाँ पे आपका ओ है। तो एन के बाद ओ कब आएगा? कि सर एन के बाद ओ है, तो सिमिलरली वाई के बाद कौन होगा? जेड। तो जेड हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो ऐसे कोड लिख के, नंबर लिख के, -1 +1 -1 +1 पैटर्न लगाते रहेंगे, बट आप आंसर देते हुए निकल के दूसरा क्वेश्चन करना भी चालू कर दोगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अरुणा रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन मैं फॉर्मूला से बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आप यूट्यूब में भी जाके बहुत सारे चैनल में देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे वाले फॉर्मूला से करते हैं। मैं आपको लॉजिक लगा के करना सिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करो, हमेशा रो डायग्राम बना लो, टाइम बचेगा आपका, सच बोल रहा हूँ। देखो एक रो बनाता हूँ मैं, ये आपका रो है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठी है? अरुणा बैठी है। इसका रैंक क्या है? 12 इन द क्लास ऑफ 46। रैंक 12 है, मतलब आगे से मैं रैंक काउंट कर रहा हूँ, है ना। मैंने बोला सपोज ऑल अरुणाचल रैंक सर मेरा थर्ड है, थर्ड है, तो ऑब्वियसली पहला फर्स्ट सेकंड, उसके बाद आप थर्ड हो। पीछे से तो थर्ड नहीं बोलोगे ना, ऑब्वियसली हम लोग वही सर। तो मतलब आगे से वो 12 नंबर पोजीशन पे बैठी हुई है। ये कौन है? अरुणा है, 12 फ्रॉम द फ्रंट। और बोला है व्हाट विल बी हर पोजीशन फ्रॉम द लास्ट, मतलब हमें निकालना है इस साइड से पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है सर? 46 है। अब सर अगर ये मैथमेटिक्स होगा, अगर ये मैथमेटिक्स होता तो आप क्या करते? सर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये लाइन में से आप ये पार्ट माइनस कर देते। सर इसमें से आप ये पार्ट हटा दो, तो ये बच जाएगा मेरा, ये चाहिए मुझे, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट ये मैथमेटिक्स नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सर अगर मुझे इसका पोजीशन चाहिए, है ना, इस साइड से, तो ये राइट होगा, या आपका लास्ट बोल दो, कोई बात नहीं। तो आपको 46 में से माइनस तो करना है, लेकिन आप -12 नहीं कर सकते, क्योंकि 12 नंबर पोजीशन में तो ए खुद बैठा हुआ है ना। तो 12 माइनस करने का मतलब ये होगा कि आपने ए को ही हटा दिया। तो 12 माइनस नहीं करेंगे तो क्या माइनस करेंगे सर? तो आप 12 को छोड़ दो। 12 छोड़ के इसका आगे कितने लोग होंगे? सर आगे 11 लोग होंगे, है ना। सर आगे पक्का मेरा 5 6 7 8 9 11 होने के बाद मैं 12 नंबर पे आऊंगा, तो इसके आगे में 11 लोग हैं, तो बस यहाँ पे 11 माइनस कर दो, आंसर आके 35 खत्म। कोई फॉर्मूला वाला नहीं चाहिए सर, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, आराम से करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको दूंगा मेंसुरेशन में, है ना, मैथ्स के प्रॉब्लम्स में, वहां पे फॉर्मूलाज है, हम उसको याद करेंगे। जीके जीएस है सर, उसको याद करेंगे। रीजनिंग को क्यों याद करेंगे? ठीक है, जो टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअली सॉल्व होते हैं, दिमाग से सॉल्व होते हैं, वहां पे हम रट्टा नहीं मारेंगे। आप यूट्यूब में जाके देखना, सबसे पहले ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर खोलते सारे
जो टीचर्स है वहाँ पे आपको देंगे टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, ये सबसे कॉमन वाला फॉर्मूला, एकदम बेहुदा फॉर्मूला है ना, टाइम वेस्ट। ओके, लॉजिक से देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो 12 माइनस कर नहीं सकता क्योंकि 12 नंबर पे खुद ए बैठा हुआ है, तो 12 के आगे वाला नंबर माइनस करो। सर 12 के आगे 11 लोग होंगे, सर देयर वुड बी 11 पीपल आउट हियर, दैट्स व्हाई ए इज ऑन द 12th पोजीशन, सो ये दिस यू सब्ट्रैक्ट दैट, है ना। ये हटा दोगे तो ये बच गया, देखो ए का पोजीशन आ गया ना आगे से, ठीक है, 35 हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज इन द ऑर्डर। अच्छा, ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर पे हम लेटर्स को स्किप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व अबव रूल। अच्छा, समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फटाफट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या है कि देखो मैं स्किप कर रहा हूं एक लेटर के बाद एक लेटर। मान लो मैंने लिया ए लिया, तो अगला क्या लूंगा, अगला लूंगा मैं सी, क्योंकि मेरा बीच में है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब है 1, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, है ना, तो मतलब बीच में 4 हो जाएगा, 4 स्किप हो जाएगा। फिर 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, फिर 9 स्किप होना चाहिए, ये है लॉजिक, ठीक है। तो मतलब सर पहले में 1 स्किप होकर सी हो जाएगा, फिर 4 स्किप होगा बिकॉज 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 स्किप करके आपका एच आ जाएगा। फिर 9 स्किप है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हुए आपका आ जाएगा, है ना। तो ऐसा पैटर्न कौन से ऑप्शन पे आपका चल रहा है हमें वो निकालना है। बोले ठीक है सर। तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने का टेक्निक क्या है कि सर हमें ऑप्शंस ही यूज करने होंगे, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिक स्पेशल ट्रिक है नहीं। तो जहाँ ट्रिक था मैंने आपको दिखा दिया, बट यहाँ पे सैडली कोई ऐसा ट्रिक है नहीं, तो हमें चेक करना होगा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, सी दिया हुआ है ना, तो सी की तरह सर सी यहाँ पे, ओके। तो सी के बाद सर एक स्किप होना चाहिए, 1 स्किप होना चाहिए ना, 1 होगा, फिर 4 स्किप होगा, फिर 9 स्किप होगा, ये हमने देखा था अभी अभी, राइट। तो आप बोले सर एक स्किप होने के बाद क्या होगा, सर एक स्किप होगा तो ई हो जाएगा, एक स्किप होते हुए ई हो जाएगा, सी ई, ई दिख रहा है, हाँ ई दिख रहा है। अब ई के बाद 4 स्किप होना चाहिए, ओके 4 स्किप, तो 1 2 3 4 स्किप होके जे होना चाहिए, जे है क्या सर, हाँ सर जे भी दिख रहा है, क्या बात है सर, हम लोग काफी लकी है, पहले ऑप्शन में आंसर आ जाएगा क्या। फिर 9 स्किप करना है, मैं 9 स्किप, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टी टी आया है क्या, अरे वाह सर ये हो गया आंसर तब तो, है ना, यही आंसर है। बाकी चेक करूंगा नहीं करूंगा, बट आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, बाकी आप घर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट वाला चेक कर दो सर, ई यहाँ पे, ई के बाद एक स्किप होगा तो आएगा जी, ई के बाद जी होना चाहिए, जी है, हाँ सर, जी के बाद 4 स्किप, 1 2 3 4 होते हुए एल होना चाहिए, एल है क्या सर, एल, हाँ सर एल है, ओके। एल के बाद 9 स्किप होगा, और सर 1 2 3 होते पी हो रहा है सर, पी देखो, पी तो नहीं होगा ना, 9 स्किप होने से क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वी होना चाहिए, वी नहीं है सर, पी है, तो ये होगा नहीं, तो इसलिए बाकी ऑप्शन आपका बनेगा नहीं, ए हो गया आंसर। तो वी आर वेरी लकी कि एक ही बार में आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसको बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, ओके, दिस इज लॉजिकल वेन डायग्राम। वो पहले वाला जो था वो था ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम। तो क्या दिया, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि आपको ये रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, किसका रिलेशन, क्लोथ गारमेंट्स एंड शर्ट, ओके, क्लोथ गारमेंट्स एंड शर्ट। अच्छा, तो ये तीनों के लिए मैं 3 सर्कल यूज करूंगा और उस 3 सर्कल से मैं रिलेशंस को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो हम बोले ऐसा कैसे होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके, सी हो जाएगा, कैसे सर, हाउ, हम बोलेंगे देखो सर, शर्ट है ना, सारे शर्ट मेरे कपड़े हैं, है ना, तो जितना भी शर्ट होगा आपका वो सारा शर्ट मेरा कपड़ा होगा, क्लोथ। तो मतलब ये बीच में जो भी है सर ये शर्ट का एरिया है। अब बाहर का एरिया जो शर्ट नहीं है वो क्या है, वो शर्ट नहीं होगा तो सर पैंट हो सकता है ना, जैकेट हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क्लोथ। अभी क्लोथ सिर्फ शर्ट हो तो जरूरी नहीं है ना, क्लोथ कैन बी एनीथिंग, ओके। तो एक मटेरियल मैंने बनाया, एक चीज बनाया मैंने शर्ट, तो शर्ट को रख दिया अंदर। अब नेक्स्ट गारमेंट, गारमेंट बोलूंगा तो सर गारमेंट इसके ऊपर आएगा। अब गारमेंट का मतलब होता है कि सर इन रैंडम वे से, है ना, कोई भी चीज कपड़ा का बना हो तो उसको हम लोग गारमेंट बोलेंगे, कोई भी चीज कपड़ा का अगर बना हो तो उसे हम गारमेंट बोल देंगे। तो दैट्स व्हाई ये 3 ऐसे अंदर आएंगे, और ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी माय आंसर, ओके। सो दैट्स इट माय फ्रेंड, ये था आपका एपीएसएसबी सीजीएल का पीवाईक्यू फॉर रीजनिंग सब्जेक्ट। ऐसा ही एक सेशन में आपके लिए मैथ्स का भी लाऊंगा, ठीक है, आप उसको भी देखिए, वहां पे आपको कुछ ट्रिक्स और मेथड्स दूंगा, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम्स में।
सो मैं कोशिश किया हूँ कि जितना सिंपल वे पे हो सके उतना सिंपल वे पे आपको समझाऊँ। आई होप आप समझ पाए हो। नहीं समझ पाए हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे मुझे बताइए कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। मैं आपके डाउट्स को पक्का नेक्स्ट क्लास पे क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ में नीचे में एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है। अगर आपका दूसरे कोई चीज़ों में भी अगर डाउट है, आप पूछना चाहते हो कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे, तो आप उस पर आराम से अपलोड कर सकते हो। मैं अगला सेशन में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी चीज़ हो, आप उस गूगल फॉर्म पे डाल सकते हो। ठीक है, और मैं अगले क्लास पे उस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ भी लेवल का हो सकता है आपका, इवन सिविल सर्विस का भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी। ठीक है, तो ये है। तो गूगल फॉर्म पिन किया हुआ होगा नीचे में, आप जाके उसको फिलअप कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। बाकी और एक चीज़ आपको कमेंट पे बताना है कि आपको ऐसा सेशन और चाहिए या नहीं, क्योंकि पहला फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने अरुणाचल के लिए पहले कभी क्लास ऐसा किया नहीं था। ठीक है, तो ऑफलाइन में मैंने किया हुआ था, बट ऑनलाइन का ये फर्स्ट टाइम है जो मैं स्टार्ट किया हूँ। हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आसाम के रिलेटेड ज़्यादा आपकी वीडियोस दिखेंगे, क्योंकि आसाम स्पेसिफिक था, अब नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए हम बाकी स्टेट में भी फोकस डालना चालू कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद आवर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वैसे भी आसाम अरुणाचल आर नेबर्स, सो वी शुड हेल्प ईच अदर। तो आप आराम से कमेंट में बताइए कि ऐसे सेशंस आपको और चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए तो कैसे टाइप के सेशंस आपको चाहिए। आपको टॉपिक वाइज सेशन चाहिए तो आप टॉपिक वाइज डाल दीजिए। आपको चाहिए सर पीवाईक्यू सेशन, फुल पीवाईक्यू सेशन, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और पेड बैचेस एंड ऑल के लिए अभी नहीं बोलूंगा, मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। अभी के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा पहले कंफर्ट कर लेते हैं, अच्छे से एक लेवल तक आ जाता है पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए, कि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एग्जाम में क्या डिमांड है, एंड देन विल सी अबाउट द पेड बैचेस एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक द सेशन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, और साथ में कमेंट्स पे बताइए कि अगला वीडियो जो आपका रहेगा उस पर आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड है। और साथ में गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ है, उसे आप फिल करना ना भूलें। जो भी आज अटेंड किए हुए सेशन है ना, उसे आप बिल्कुल बताइए फिल करते हुए। राइट, तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय, सी यू, थैंक यू।